नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के साथ। तो छत्तीसगढ़ में आज अब तक 51 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। रायपुर में आज 21 नए मरीज मिले हैं, जांजगीर में 11, तो कोरबा में बेत्रा में भी 4 नए मरीज मिले हैं। बलौदाबाजार रायगढ़ में 3 नए मरीज मिले हैं, महासमुंद में 2 और तिल्दा में भी एक नया मरीज सामने आया है। सूरजपुर और मुंगेली में एक नए मरीज मिले हैं। तो वहीं राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित एक युवक की मौत हुई है। चिंता की बात यह है कि युवक की मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले ही युवक की मौत हो गई थी और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 886 हो गई है। और अब तक अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 1835 तक ये आंकड़ा जा पहुंचा है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में अब तक 940 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रायपुर में आज एक दिन में 21 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक छत्तीसगढ़ में आज के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 51 नए मरीज सामने आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, छत्तीसगढ़ में लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर यह कि राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित युवक की मौत हुई है और रिपोर्ट मौत के बाद पॉजिटिव आई है। वहीं आज एक दिन में 51 नए मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। देखिए आकांक्षा, जब भी किसी की मौत होती है तो उसकी जो बॉडी है उसको प्रिजर्व करके रख लिया जाता है और उसकी कोरोना जांच जरूर कराई जाती है। तो राजनांदगांव में वैसा ही ठीक ऐसा उदाहरण मिला है और वहां पर बॉडी को रख लिया गया था। उसके बाद से जो कोरोना जांच कराई गई उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि डॉक्टरों का कुछ और कहना है कि उसकी मौत अन्य कारणों से भी हो सकती है। इस पर जाँच का विषय है। लेकिन जो आज सबसे खतरनाक जो आंकड़ा है वो रायपुर का है। 21 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 114 हो गई है। और उससे भी बड़ी बात है कि इसमें से 4 जो है वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, 3 डॉक्टर हैं और एक जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है जो यहाँ से रायपुर से ही तिल्दा जाती थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करने। ये 4 लोग बड़ी खतरनाक ये इंगित करता है इनका पॉजिटिव मिलना कि अब जब कोरोना के जो कोरोना वॉरियर हैं अगर वो संक्रमित हो जाएंगे तो इलाज कौन करेगा, इसे लेकर लगातार चिंता बनी। क्योंकि पहले बिलासपुर में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, कांकेर में, रायगढ़ में, अंबिकापुर में और अब रायपुर में भी इस तरह से ये लगातार संख्या बढ़ती है। ये एक जांच का और ये चिंतन का विषय है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि अगर कोरोना के जो कोरोना वॉरियर हैं संक्रमित तो उसके बाद इलाज कौन करेगा। और इनके द्वारा लगातार जब और न जानिए कितने लोगों को अभी तक संक्रमित कर चुके होंगे या इनके संपर्क में कौन कौन आएगा, ये सभी को जांच के दायरे में लाया जाएगा। और अभी बात कर रहे हैं अगर तो इसमें से 13 लोग हैं जो दूसरे यहाँ प्राइमरी कांटेक्ट में थे, 4 लोग हैं वो 3 लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आए थे, 4 लोग मजदूर हैं। कहीं ना कहीं ये आंकड़ा डराने वाला है कि 21 नए मरीज यहाँ पर रायपुर में एक साथ एक दिन में मिलना ये चिंताजनक विषय है। स्वास्थ्य विभाग में अब इस पर हलचल है, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है वो हलचल है क्योंकि मेडिकल कॉलेजों का ये मामला है। और जो इकट्ठे एक साथ इतने मरीज मिले हैं इसमें से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं कहीं ना कहीं ये उनको चिंता का विषय है। और इसके लिए एक आपात मीटिंग भी बुलाई गई है जिस पे एक डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाएगी और रायपुर मेडिकल कॉलेज और तमाम मेडिकल कॉलेजों में भेजा जाएगा कि वहाँ पर किस तरह से डॉक्टर ने क्या प्राइमरी रूप से गलती की है जो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद से जी जो रिपोर्ट होगी वो डीएमई को सौंपी जाएगी और उसको वहाँ से एक आदेश जारी होगा कि डॉक्टरों को क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बाकी सारा कुछ डॉक्टरों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो आईसीएमआर के जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करने की जरूरत है। लोगों को भी जागरूक होने की बहुत काफी जरूरत है। ताकि बिल्कुल विनय, लगातार आईबीसी 24 भी यही अपील करता आया है कि अब रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप अपने घर पर रहिए और जागरूक रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनय पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमण मिलने पर जिला प्रशासन ने रायपुर के कुछ और इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंगलवार को 6 नए मरीज मिलने पर कृष्णा होम कॉलोनी, मठपारा, टिकरापारा,
मटपारा के ही आदर्श नगर, बड़ा भवानी नगर थाना, सरस्वती नगर, टाटीबंद बिजली ऑफिस के पीछे और टाटीबंद के ढांचा भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन नए इलाकों को मिलाकर अब रायपुर में कंटेनमेंट जोन की संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरगुजा से राहत की खबर है। सरगुजा जिला अब कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। यहां कुल 25 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे, जिनमें से 24 पहले ही ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके थे। एकमात्र बचे मरीज को भी ठीक होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। सरगुजा जिले में पिछले 7 दिनों से कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। सरगुजा संभाग के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अंबिकापुर के कोविड-19 हॉस्पिटल में किया जा रहा था। यहां अब तक 157 मरीज भर्ती किए गए थे, जिनमें से 115 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से सरगुजा जिले के 25 मरीज भी शामिल हैं। फिलहाल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 42 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है। हाथियों की मौत और वन्य प्राणियों के संरक्षण के संबंध में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वन्य प्राणियों की सतत निगरानी को लेकर बैठक में चर्चा हुई। मंत्री अकबर ने बताया कि वन्य प्राणियों के उपचार के लिए रायपुर और बिलासपुर में अत्याधुनिक अस्पताल विकसित होंगे। पशु चिकित्सा विभाग से प्रति नियुक्ति पर विशेषज्ञ चिकित्सक लिए जाएंगे। वहीं हाथी प्रभावित वन मंडलों में निगरानी के लिए 10-10 लोगों की टीम भी होगी। मंत्री ने यह भी बताया कि वन विभाग की 24 घंटे निगरानी के लिए मोबाइल ऐप तैयार होगा। 7,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से 24 घंटे विभागीय अधिकारियों और मंत्रियों की निगरानी में रहेंगे। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के बचाव के लिए खुली विद्युत तारों में कवर लगाने के संबंध में भी विचार किया जाएगा। संबंधित गांव में पहले से ही उनको सूचित किया जाता है कि हाथी का दल इसको आ रहा है, लेकिन अब वन विभाग अपनी ओर से एक ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करेगा जीपीएस सिस्टम के साथ, ताकि वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी उनके मूवमेंट के बारे में यहाँ मुख्यालय स्तर पर जानकारी हो सके। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि आज हुई विभागीय बैठक में तय किया गया है कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ 19 जून से किया जाएगा। इसके तहत प्रमुख भवन जैसे हॉस्पिटल और स्कूल जाने वाली सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सड़कों के टेंडर में एक नया निगम भी लागू किया जा रहा है। अब हर टेंडर में एक डिप्लोमाधारी इंजीनियर जरूरी होगा। इससे बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री सुगम पहुंच योजना के नाम से एक लॉन्च 19 को करने वाले हैं। तो मुख्य सड़क से हम अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है, उसको सड़क बना देंगे, अप्रोच रोड जोड़ेंगे। तो हम लोग उसको लागू करना चाह रहे हैं कि हर टेंडर में इंजीनियर अनिवार्य होगा। तो मैं समझता हूँ कई सैकड़ों हजारों इंजीनियरों को हमारे यहाँ से उसमें एक काम मिल जाए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। रमन सिंह ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ के प्रतिनिधि मंडल ने निवेदन किया है कि नियमित शिक्षक भर्ती के तहत 14,580 पदों पर भर्ती होनी है। इस चयन प्रक्रिया का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन सत्यापन की प्रक्रिया 5-6 महीने से चल रही है। इसी प्रकार व्याख्याता की भर्ती संबंधी सभी कार्यवाही के बाद भी चयन सूची या फिर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। रमन सिंह ने यह भी कहा है कि यदि शीघ्र नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए तो 1 साल बीतने पर नियुक्ति प्रक्रिया खुद ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए शिक्षित बेरोजगारों के हित में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जल्द जारी किया जाए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार करते हुए रमन सिंह को शिक्षकों की चिंता करने की जरूरत नहीं बताया है। अगर उन्हें पत्र लिखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार के 30,000 करोड़ के बजट की मांग स्वीकृति करने को कहें। मैंने शिक्षा भर्ती 2019 की प्रक्रिया को बताते हुए पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और वित्तीय बहाना बनाते हुए
जितने पद स्वीकृत हैं उन पदों पे भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। मगर ये सरकार किसी भी प्रकार के ऐसे काम को नहीं कर रही है जो वादा उन्होंने किया था। शिक्षकों की भर्ती का जहाँ तक प्रश्न है, उन्होंने शिक्षा कर्मिक संविलियन किया, पेमेंट तक नहीं दिए थे। हम लोग अपने सरकार बनने के बाद उनका पेमेंट दिए हैं, तो वो उनको भली भांति मालूम है क्या है, समय आने पर करते हैं। महासमुंद में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर एक जन जागरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसी कड़ी में आज महासमुंद के भाजपा कार्यालय में ऑनलाइन वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद चुन्नीलाल साहू ने महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी के लगभग 1000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताया। सांसद ने राम मंदिर भूमि और कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री ने विश्व को क्लोरोक्वीन दवाइयां भी उपलब्ध कराकर विश्व में भारत का सिर ऊंचा किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही। कोरोना की जिस प्रकार से महामारी है, ऐसी स्थिति में कोई सभा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस मीडिया के माध्यम से वर्चुअल रैली करके लोगों को इस 1 साल की जो स्वर्णिम काल है उसमें जो लिए गए निर्णय है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज महासमुंद लोकसभा स्तरीय एक वर्चुअल रैली की गई थी। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। आज नवगठित जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के कांग्रेस प्रभारी अटल श्रीवास्तव ने संगठन की 2 अलग अलग बैठक ली, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान और प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय सहित दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कराने की नसीहत पदाधिकारियों को दी गई है। साथ ही मनरेगा का लाभ ग्रामीणों को दिलाने की भी बात कही गई। बैठक में प्रभारी अटल श्रीवास्तव ने मरवाही को फिर से कांग्रेस का गढ़ बनाने की बात को दोहराया। तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि जिस तरीके से आज़ादी के बाद से पेंड्रा, गोरेला, मरवाही, कोटा हमेशा से कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, उस गढ़ को फिर से वापस प्राप्त करने के लिए संगठन पूरी तरीके से सजेगा। और संगठन के हमारे तमाम साथियों के आज इसी सिलसिले को लेकर बैठक थी कि हम बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचे। लोरमी में स्टॉप डैम बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। विकास कार्यों के नाम पर पैसों का जमकर गबन किया गया है, जिसकी पोल खुलते ही डीएफओ ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि लोरमी के खुड़िया वन परिक्षेत्र में 18 लाख की लागत से कोयलार नाला पर बनाए जा रहे स्टॉप डैम में सीमेंट की जगह रेत की बोरियों पर प्लास्टर किया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब ये बोरियां दिखने लगी। गौरतलब है कि डैम की निर्माण एजेंसी खुद वन विभाग है। ऐसे में रेंजर और दूसरे अधिकारियों की मिलीभगत होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस मामले में डीएफओ ने जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। अभी ऐसी जानकारी आई है कि आपने जैसे बता रहे हो कि चेक डैम पे जो है वो गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं अभी अपने स्टाफ की बैठक लिया हूँ और मैंने एसडीओ साहब को निर्देश दिया है कि वो जाके इसकी जांच करें। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के निजी स्कूलों में पालकों से ली जा रही फीस पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। अब फीस वसूलने की शिकायत आने पर संबंधित स्कूल की मान्यता तक रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की तरफ से फीस वसूलने की लगातार शिकायतें आ रही थी। कुछ स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने पालकों से फीस मांग रहे थे। अब इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि सभी स्कूल लॉकडाउन के समय में स्कूल फीस की वसूली बंद करें, ताकि पालकों और बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूल पालकों को फीस के संबंध में ना मैसेज करे, ना ही पालकों की कोई मीटिंग बुलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने कहा कि भारत उकसाने की कार्रवाई का हर हाल में जवाब देने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत अपनी अखंडता को लेकर प्रतिबद्ध है और इससे कोई समझौता नहीं होगा।
इस दौरान शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। पीएम ने कहा कि हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए हैं। हमने अपनी क्षमताओं को साबित किया है और किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने दोहराया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन जो उकसाएगा उसे जवाब भी दिया जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। भारत चीन सीमा पर एक दिन पहले हुई हिंसक झड़प में कांकेर के जवान गणेश राम कुंजाम भी शहीद हुए हैं। साल 2011 में सेना ज्वाइन करने वाले गणेश राम चरामा ब्लॉक के गिधाली गांव के रहने वाले थे। करीब 1 महीने पहले ही भारत चीना सीमा पर वो तैनात हुए थे। कल शाम करीब 4 बजे सेना के अफसरों ने गणेश के पहले घायल होने और फिर सीमा पर शहीद होने की सूचना परिजनों को दी। किसान परिवार के इकलौते चिराग गणेश की शहादत के बाद उनका पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। परिवार के लोग गणेश की छुट्टी पर लौटने पर शादी की तैयारी कर रहे थे। शहीद जवान को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि दी है। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नियमों के मुताबिक परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि देश के लोगों को चीन के सामानों का अब पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और अमित जोगी ने भी गणेश राम की शहादत पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने गणेश के परिजनों को अशोक चक्र और सरकारी नौकरी के साथ 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मांग भी की है। कश्मीर से बोल रहा हूँ करके ना, मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना, आप शहीद हो गया। हाँ, शहीद हो गया करके ना। हमारे 20 जवान उसमें शहीद हो गए हैं। ये अच्छी बात नहीं हुई है। शहीदों को नमन करता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। कोरोना बीमारी भी वहीं से फैला है और इस महामारी के समय भी पूरा देश जूझ रहा है, जुड़ रहा है, जल रहा है। उसके बाद भी इस प्रकार का हरकत करना, मैं इसका जितना निंदा करूं वो कम है। अमर शहीद गणेश कुंजाम जो हमारा छत्तीसगढ़ के कांकेर के निवासी है और 20 जवानों को सभी को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि भारत के हमारे सैनिक भारत की सुरक्षा के लिए सक्षम हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। एसपी बीएसपी निर्दलीय विधायक बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें आज एक डिनर का आयोजन किया गया है और मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ ये तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं। बीएसपी विधायक रामबाई संजीव सिंह कुशवाहा भी यहां पहुंचे हुए हैं, तो वहीं एसपी विधायक राजेश शुक्ल भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। निर्दलीय एमएलए सुरेंद्र सिंह शेरा भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। वहीं रामबाई का यह भी बयान आ गया है कि राज्यसभा चुनाव में वो बीजेपी का ही साथ देने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी नवीन से। नवीन, कांग्रेस को एक बड़ा झटका, माना यही जा रहा था कि शायद ये निर्दलीय विधायक कांग्रेस का साथ दे सकते हैं, लेकिन आज ये सब डिनर में शामिल हुए हैं। देखिए आकांक्षा, इसके पहले भी निर्दलीय और समाजवादी पार्टी बसपा के सभी विधायक जो है कांग्रेस के समर्थन में रहे। भले जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और फ्लोर टेस्ट जब हुआ तब ये इन विधायकों ने कमलनाथ के फेवर में वोट किया और साथ साथ बीजेपी के भी 2 विधायक शरद कौल और नारायण त्रिपाठी ने वोट किया था। दोनों ही पार्टियों के दावे हैं कि ये सातों जो निर्दलीय समाजवादी पार्टी बसपा के विधायक हैं उनके साथ हैं।
कल भी जो कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस जो विधायक दल की बैठक करने जा रही है उसमें इन सभी विधायकों को न्योता दिया गया है, और लेकिन उसके पहले जरूर इन सभी विधायकों ने गच्चा दिया है मध्य प्रदेश कांग्रेस को, और आज यहाँ पर इस बैठक में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी ये सभी विधायक जो हैं दोनों ही तरफ नजरें इनायत करते रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, लिहाजा ये जो विधायक हैं निर्दलीय हों, सपा के हों या बसपा के हों, ये सभी इस वक्त बीजेपी की सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। और इसके पहले भी, जैसे ही 3 महीने पहले जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता संभाली, उसके बाद से इन सभी निर्दलीय आप नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।